So hello everyone, good evening to all of you. तो कैसे हैं आप सब बेटा? सर कैसे हैं आप सब? सर अच्छे हैं, आप बताइए। वेरी गुड। अच्छा, आज सिर्फ इतने ही बच्चे आए हैं बस? ओनली 5 स्टूडेंट्स आर देयर। एक्चुअली वेट कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा ना, क्या पता बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हो, तो लेट्स वेट ओनली फॉर 1 to 2 मिनट्स, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास। अनुज, अनमोल, रमन, अर्शदीप एंड महक, ओनली दीज 5 स्टूडेंट्स आर देयर। अच्छा, और बताओ, समझ आ रही है क्लासेस आपको? मजा आ रहा है क्लासेस में? ये बताओ पहले। यस सर। अच्छा, समझ आ रही है चीजें या मतलब ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है? सर आती हैं समझ, गुड। अच्छा, मतलब जो आप क्वेश्चन पढ़ा रहे पेपर हैं। में मैं मुझे बताओ, पेपर में सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट क्या लगता है पीसीएम के अंदर? सर फिजिक्स। फिजिक्स। आप चारों को भी बेटा, अर्शदीप, रमन, एक बार बात करें हम तो मजा आएगा। अनुज, अनमोल। फिजिक्स सर, फिजिक्स। फिजिक्स। सर फिजिक्स ही लगती है। फिजिक्स लगती है। अच्छा, मुझे बताओ, कैम के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो आप लोग? सर अटेम्प्ट का मतलब है कि मतलब किसमें क्या अप्रोच लग रही है क्वेश्चन में, या किस तरीके से इसमें सॉल्व होगा, क्या ये कॉन्फिडेंस आ पाता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं? देखो, पेपर को ट्रैक करने के लिए ना, पेपर को मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूं पेपर एनालिसिस की, तो लगभग लगभग आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं बेटा केमिस्ट्री की, तो लगभग 10 क्वेश्चन तो बहुत इजी पैटर्न पे रखे होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? 10 क्वेश्चन तो बहुत इजी रखे होते हैं मेंस के अंदर, जेई के अंदर। अब उन 10 क्वेश्चन के अंदर से अगर मैं बात करूं कि कितने क्वेश्चन हम गेटअप कर पाएंगे, तो आप कोशिश करिएगा कि अगर किसी भी तरीके से आंसर नहीं आ पा रहा है, गुड इवनिंग मिनी, तो आप उसमें ना एक एलिमिनेशन मेथड लगा सको। आई होप सबको पता है व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। कोई बताएगा मुझे एलिमिनेशन मेथड क्या है? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग मिनी, आवाज आ गई बेटा आपकी? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? मैं किस मेथड की बात कर रहा हूं? क्या है एलिमिनेशन मेथड? एनीवन? देखो, एलिमिनेशन मेथड, अच्छा नहीं पता आपको, ये बताओ पता है या नहीं पता? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। सर किसी चीज को एलिमिनेट करना मतलब रिमूव करना। हाँ, देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिखाई दिया, सपोज दैट एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज 2 + 2। अब मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो वहां पर आप दो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो हो ही नहीं सकते हैं। दो ऑप्शन आपको इस तरीके से क्वेश्चन में मिलते हैं बेटा जो रेलिवेंट ही नहीं है। तो आप चीजों को ना एलिमिनेट करना सीखा करो। मतलब हर बार ये श्योरिटी नहीं है कि आपका आंसर डायरेक्टली ही सही आ जाए। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड। आई होप ये बातें समझ आ रही हैं आपको? यस सर। चलो, तो आज की क्लास को करें स्टार्ट। आई थिंक जितने बच्चे आने थे वो आ गए हैं, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे। चले आगे बेटा, करें स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, आप लोग एक बार ना स्क्रीन चेक करो बेटा, आप लोगों को विजिबल है सबको? देखिए, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है बेटा एवरीवन? यस सर। यस सर। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। चलिए बेटा, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। चलिए, आज हमें दो बहुत बड़े टॉपिक्स की बात करनी है, जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट एंड बैक बॉन्डिंग। डाइपोल मोमेंट एंड बैक बॉन्डिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज ये पूछना चाहता हूं बेटा, कि ऐसा कोई पॉइंट जो लास्ट क्लास का आपको समझ ना आया हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एमओटी डिस्कस किया था, याद है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। डाइपोल मूवमेंट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, और फिर हम बैक बॉन्डिंग पर चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन।
और आज की क्लास में जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं वो दो ही हैं, डाइपोल मूवमेंट एंड बैक बॉन्डिंग। अगर मैं बात करता हूं जेई के क्वेश्चंस की, तो डाइपोल मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग 90% होते हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है? डाइपोल मूवमेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस है अप्रॉक्स 90%, और इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करिएगा आप। क्लियर? इसके जितने एक्सेप्शंस है, जितनी प्रॉपर्टीज है, वो सारी मैं एक क्लास में कवर कर दूंगा। चलिए, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमने कि लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था हमने टॉपिक्स का। एक बार एमओटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। किसी को कोई डाउट है एमओटी से रिलेटेड तो प्लीज बताइए बेटा मुझे। एमओटी से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी फास्ट। एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के अंदर मैं दो बातें सिर्फ आपको बताने वाला हूं जो हम किससे रिलेटेड बात करते हैं, हम फिलिंग से रिलेटेड बात करते हैं। फिलिंग्स के यहाँ दो पैटर्न है, याद है? एक फिलिंग थी बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो, लेस देन और इक्वल्स टू 14 हो, और एक फिलिंग थी क्या आपकी जब इलेक्ट्रॉन्स आपके ग्रेटर देन 14 हो। अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन और ग्रेटर, इसकी फिलिंग सबको पता है या दोबारा फिल करके बताऊं बेटा मैं? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आता है इसके बाद जल्दी बताओ? पाई 2px सिग्मा सॉरी पाई 2px, पाई 2px then equals to पाई 2py 2py2 then सिग्मा 2pz2, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px2 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py2 सिग्मा स्टार 2pz2। ये फिलिंग होती है बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स आपके लेस देन और इक्वल्स टू 14 हो। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्रेटर देन 14 हो तो हम क्या करते हैं? तो देखो मैं यहाँ पर ना इसका ये वाला पैटर्न बता देता हूँ आपको। यहां से यहां तक इसको बोलते हैं हम जनरली कैकुले स्ट्रक्चर्स, यानी एक नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म्स की बात। जैसे रेजोनेंस में बात करते हैं ना हम, जैसे फिलिंग में हम आर्गन को पहले लिख देते हैं AR, तो वो अंडरस्टूड है कि आर्गन तक फिलिंग हो चुकी है। तो यहां पर मैं इसको लिखता हूं, इसको हम नाम दे देते हैं KK। तो हम किसकी कैसे फिलिंग करेंगे? सबसे पहले तो आपकी KK वाली सीरीज आएगी, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz2 कॉमा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py2 कॉमा एंटी बॉन्डिंग सेम रहता है बेटा, एंटी बॉन्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता। पाई स्टार 2px2 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py2 कॉमा सिग्मा स्टार 2pz2। अब अगर पेपर में कोई इसका रीजन पूछ ले कि ऐसा क्यों होता है, पाई पहले क्यों आया, सिग्मा पहले क्यों नहीं आ रहा है, तो इसका रीजन यहां पर एक शॉर्ट में याद रखिएगा, ड्यू टू sp मिक्सिंग। रीजन क्या है बेटा इसका? ड्यू टू sp मिक्सिंग। किसी को इस फिलिंग में कोई डाउट है तो बताओ, इसके क्वेश्चन हमने कर लिए थे लास्ट क्लास में। किसी को फिलिंग में अगर कोई डाउट है बेटा प्लीज बताइए। चले आगे। yes sir सर समझ में नहीं आया। कनिष्क क्या समझ नहीं आया बताओ बेटा? ये लास्ट क्लास ली थी आपने कनिष्क? सर बीच में से डालता, शायद मैं नेट खत्म हो गया था। अच्छा, इसका ना एक बार लास्ट क्लास का बेटा रिकॉर्डिंग एक बार आप चेक करिएगा, तो वहां आपको सर, कंप्लीट एमओटी मिलेगी। सर ये कहाँ पे, मतलब कहाँ मिलेगी? ये ग्रुप ये पे या क्या? बेटा ये ऑनलाइन अवंती पे मिल जाएगा आपको ना। जी चलिए, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टॉपिक। जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखो आपके सामने क्या है। कह रहा है वाटर इज अ लिक्विड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ गैस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डू इट फास्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आंसर मुझे बेटा इसका सिर्फ चैट बॉक्स में चाहिए। सॉल्व द क्वेश्चन एंड डू द आंसर इन द चैट बॉक्स ओनली।
डन, हो गया आंसर। टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स। सॉल्व फास्ट बेटा। क्या आएगा आंसर? टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स। गरिमा, रमन, महक, अनिश, तनिषा, अनुज। आंसर इज थर्ड। वेल डन, बिल्कुल सही है गरिमा आपका आंसर। देखो वाटर के अंदर क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन। चलिए हो गया क्वेश्चन बेटा, जल्दी बताओ। एनीवन अनम्यूट देमसेल्फ बेटा। गरिमा। सर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर सर आता नहीं है। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं पढ़ा अभी आपने, है ना? चलो तो ऐसा करो, इस क्वेश्चन को फिर अभी हम छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन को पहले मैं इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर पढ़ा दूंगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे लगा शायद आप लोगों ने स्टार्टिंग में बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा। ओके, डोंट वरी। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, आप लोगों ने कितने बच्चों ने टग ऑफ वॉर खेली है? कभी सुना है टग ऑफ वॉर? यस सर। ये क्या होता है सर? अरे वो गेम नहीं होते यार, रस्सी लगा देते हैं बीच में, यहाँ पर ऐसे मतलब एक रस्सी होती वो है और यहाँ पर सर ना बीच में इस टाइप से एक फ्लैग लगा देते हैं, या कुछ ऐसे लाल कपड़ा बांध देते हैं, और कुछ बच्चे यहाँ खड़े होते हैं और बच्चे रस्सी खींचते हैं। खेला है? यस सर। यस सर। अच्छा, ये मान लो टीम ए है और ये टीम बी है, और ये वाला आपका जो है ये डॉट पॉइंट है। अब जो फ्लैग को अपनी तरफ ले जाएगा वो जीत जाएगा। तो मुझे बता सकते हो बेटा टीम ए जीतेगी या बी जीतेगी? सर कोई भी जीत सकता है इसमें तो। अभी नहीं बता सकते यार, कोई भी जीत सकता है, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ भी दो बंदे लड़ रहे हैं, यहाँ भी दो बंदे लड़ रहे हैं। अब बताओ जरा, अब कौन सी टीम जीतेगी? ए। अब ए जीत जाएगी। मुझे बता सकते हो कैसे पता लगा आपको ए टीम जीतेगी इस बार? क्योंकि सर इधर 3 है उधर 2 है बी वेल में। डन। इसका मतलब जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लैग मैं बोलूंगा बेटा किस तरफ जाएंगे इस बार, ए की तरफ चले जाएगा। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। एक एग्जांपल और करते हैं इसका, एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए इस बार मैंने क्या किया, ये एक दीवार लगाई और यहां से एक रस्सी ए साइड लगा दी और एक रस्सी लगाई मैंने बी साइड। ए की तरफ से इस रस्सी को खींचने के लिए 4 बंदे आ रहे हैं, ए की तरफ से रस्सी खींचने के लिए 4 बंदे आ रहे हैं, और बी की तरफ से रस्सी खींचने के लिए आ रहे हैं 3 बंदे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका वेट है 10 kg, इसका 20 kg, इसका 20 kg और इसका 20 kg। इसका वेट है 40 kg, इसका 50 kg और इसका वेट है 70 kg। अब मुझे बताओ टीम बी या टीम ए और टीम बी में किस टीम, कौन सी टीम जीतेगी? कौन इस रस्सी को, ये जो रस्सी है या दीवार मान लो, कौन अपनी तरफ खींच के लेके जा सकती है? बी सर।
जल्दी से एवरीवन, यार मुझे इसका आंसर ना टीम सिर्फ बी। 2 बच्चे दे रहे हैं, टीम बी। कनिष्क और महक, बस बाकी अपने आराम से बैठे हुए हैं। कनिष्क, हमने पहले वाला एग्जांपल देखा, वहां तो 3 बंदे खींच के लेके जा रहे थे, यहाँ 4 बंदे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? सर उधर आपने ये नहीं बताया कि इसमें वेट कितना है, उसमें वो कितना है बेल्ट। सर। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया, पता है एग्जांपल के साथ, कि हम सिर्फ वेट को नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि कोई एलिमेंट कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। बात समझ आ रही है? यानी कि मैं इस केस में बोलूंगा कि टीम जो ये बीच में आपकी दीवार है, ये इस बार कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स बी चली जाएगी। जल्दी बताओ, ये बात एग्जांपल समझ आया नहीं आया? यस सर। किस किस को समझ नहीं आया जल्दी बताओ। डाइपोल मोमेंट खत्म हो गया, पता है आपको, बस यही था डाइपोल मोमेंट। चलो अब इसको समझते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कोई एक कंपाउंड बना हमारा, जैसे मान लो एक कंपाउंड बना HCl, तो ये वाले जो बॉन्ड पेयर है बेटा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन रखेगा अपने पास? हाइड्रोजन या क्लोरीन? क्लोरीन। ये कौन रखेगा अपने पास? अब मैं कहूंगा कि ये बीच में रहने वाले हैं। कनिष्क, क्या ये बात सही है? क्या ये बीच में रह सकते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन्स बीच में रहेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? आराम से जल्दी बताओ, क्या होगा इस केस में? सर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं सर। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? क्लोरीन की तरफ शिफ्ट क्यों हुए? क्योंकि क्लोरीन की जो खींचने वाली फोर्स थी वो बहुत ज्यादा हाई थी। इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि क्लोरीन क्या है मेरा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। अब जैसे ही क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन गए, तो मैं इसको कैसे दिखा रहा हूं, देखना जरा। मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शिफ्ट हो जाएंगे बेटा क्लोरीन की तरफ, तो जिसके कारण क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं डेल्टा नेगेटिव। क्यों आया डेल्टा नेगेटिव? क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव डेल्टा। डेल्टा पॉजिटिव। तो मैं इस कंपाउंड को ये बोल सकता हूं कि जो HCl कंपाउंड है वो बन गया डाइपोलर। क्या बन गया? डाइपोलर। अरे डाइपोलर का मतलब क्या है सर? डाइपोलर का मतलब है, डाई का मतलब, डाई का मतलब 2, दो सर। और पोल का मतलब होता है बेटा चार्जेस। दोबारा से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ताकि इजीली समझ आ जाए। डाइपोल को हमने कैसे डिस्टिंग्विश किया? डाइपोल 2 वर्ड मिलके बना हुआ है। क्या क्या? डाई एंड पोल। डाई का मतलब क्या होता है? टू। डाई का मतलब होता है 2, और पोल का मतलब होता है चार्जेस। चार्ज। तो हम डाइपोल को कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा कंपाउंड जिसपे 2 चार्ज क्रिएट हो जाए। तो डाइपोल की डेफिनेशन क्या हुई? अ कंपाउंड possess the separation of charges। ध्यान से मैं 2 डेफिनेशन समझाऊंगा, एक ऊपर लिखी हुई है और एक जो मैंने लिखी है। सेपरेशन ऑफ चार्जेस, और ये कौन से चार्जेस हैं? दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो आप लोगों को ना एक बैग है जिसके अंदर पैसे भरे हुए हैं, आप और आपके फादर जा रहे हैं, कौन रखेगा उसको अपने पास? फादर। फादर सर। फादर रखेंगे। इसका मतलब फादर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। यस सर। फादर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। माइनस। आपके ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज। डेल्टा तो पॉजिटिव। ये जो कंपाउंड हो गया, ये कैसा हो गया? डाइपोल हो गया। बात समझ आई? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो अब ऊपर वाली डेफिनेशन को समझते हैं। ऊपर डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है?
कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, आई होप पोलराइजेशन सबको पता है, फजान रूल में पढ़ा था हमने। बेटा ये माइक ऑफ करो बेटा, किसी का माइक खुला हुआ है ये। रामचंद्रन, चलो। एज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल पॉजेज द डाइपोल मूवमेंट। ऐसा डाइपोल मूवमेंट क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका? पार्शियल चार्ज का। अब इसको पता है मैं पार्शियल चार्ज क्यों बोल रहा हूं? व्हाई इट इज कॉल्ड एज पार्शियल चार्ज? सर क्योंकि उसने पूरे इलेक्ट्रॉन लिए हैं। इलेक्ट्रॉन सिर्फ शिफ्ट करे हैं, ट्रांसफर थोड़ी करे हैं उसने, इलेक्ट्रॉन सिर्फ शिफ्ट करे गए हैं टू द कोवलेंट बॉन्डेड एटम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। यानी कि डाइपोल का फॉर्मूला क्या हुआ? म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। अब ये क्यू क्या है बेटा? दीज आर द चार्ज मैग्नीट्यूड, और आर क्या है? हमारी रेडियाई ऑफ सेपरेशन। सर ये सेपरेशन क्या था? रेडियाई ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है बेटा कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस। जैसे हमने आपने बॉन्ड पढ़ाया था लेंथ सर पढ़ी ये। थी, याद है बॉन्ड लेंथ पढ़ी थी हमने? यस सर, यस सर। बस वही है, हमने एक तरीके से मैं दोनों। यहां लिख देता हूं, दैट इज बॉन्ड लेंथ। जल्दी बताओ ये डेफिनेशन किसको समझ नहीं आई? और सर इसमें यू क्या होगा? बेटा ये जो म्यू है ये डाइपोल की रिप्रेजेंटेशन है, ये होता है डाइपोल। अच्छा सर, ये डाइपोल के लिए प्रेजेंटेशन है। डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन है ये। ओके सर। जल्दी बताओ इतनी बातें किस किस को समझ नहीं आई बेटा? अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, जिसको समझ नहीं आया है वो अनम्यूट कर लो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो म्यूट ही रहने दो, मैं आगे चलता हूं। बहुत मजा आने वाला, डाइपोल बहुत इजी टॉपिक है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, एक एग्जाम, अच्छा इसकी एसआई यूनिट की भी बात कर लेते हैं। डाइपोल की एसआई यूनिट होती है बेटा डिबाई। डाइपोल की एसआई यूनिट क्या है? डिबाई। देखो ये रहा, डाइपोल की एसआई यूनिट क्या है? डिबाई। क्लियर? ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर दे रखे हैं, ये एक बार पढ़ लेना, मन करे तो, और ना करे तो छोड़ देना। चलो अब देखो एक एग्जांपल और समझाते हैं इसका ना। अब इसके एग्जांपल ही एग्जांपल करने हैं बस अपने को। जल्दी बताओ एचसीएल वाला एग्जांपल किसको समझ नहीं आया? सबको क्लियर है? दूसरा पॉइंट, डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो? यस सर। पढ़ा है आपने स्केलर वेक्टर? यस सर। जिसकी डायरेक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और जिसकी डायरेक्शन ना हो वो स्केलर है। तो डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी हमें यहां पर साइन रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। अब मैं इसका एक एग्जांपल समझाता हूं जो ऊपर दिया हुआ है। देखो वाटर का फॉर्मूला सबको पता है H2O। मैं यहाँ पर शेप भी निकाल के दिखा यस देता सर। हूँ ताकि आधे बच्चों को डाउट हो कि सर आप शेप कैसे निकाल पा रहे हो। तो शेप के लिए फॉर्मूला याद है ना, H इक्वल्स टू हाफ V प्लस प्लस M एम माइनस माइनस सी C प्लस प्लस ए। A। तो टोटल पेयर 4 आएंगे बेटा हमारे, बॉन्ड पेयर 2 आ जाएंगे, और लोन पेयर 2 आ जाएंगे। दो। वाटर की शेप बनती है आपकी O, ये आपके लोन पेयर 2, और ये आपके H। अब जल्दी से मुझे बताओ कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा? सर खींचेगा। खींचेगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन का नेट डाइपोल कहां की तरफ जाएगा बेटा? ऊपर की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। यस सर। ये वाले हाइड्रोजन का कहां जाएगा? ये भी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन तरफ की। जाएगा। यानी कि वाटर का जो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट है, ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट, ये कहां की तरफ शिफ्ट हो रहा है? टुवर्ड्स ऑक्सीजन।
ऊपर की तरफ जा रहा है ना, देखो, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यानी कि वाटर कैसा कंपाउंड हो गया, तो यहां पर देखो एक नया पॉइंट बन गया, क्या, वाटर इज अ डाइपोलिक कंपाउंड, यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब एक बात याद रखना, जिस पे भी डाइपोल बन जाता है उसको पोलर बोल देते हैं हम। तो वाटर को क्या बोल सकते हैं, H2O इज अ पोलर कंपाउंड बिकॉज जो म्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी डाइपोल इसका 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। ये 4 पॉइंट किस किस को समझ नहीं आए पहले वो पूछ लो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, अगर किसी कंपाउंड के पास बेटा डाइपोल है तो इसका मतलब वो पोलर कंपाउंड है। एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो अगर आपको घर में खाना चाहिए तो आप किससे बोलोगे, फादर से या मदर से? मदर से। मदर से। यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे खाना चाहिए तो मैं मदर के पास जा रहा हूं, यानी कि मैं किसकी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मदर की मदर तरफ। की तरफ। तो मैं कंपाउंड, अगर मेरे बारे में बात की जाएगी तो मैं एक पोलर कंपाउंड हूं। वाई मैं पोलर क्यों हूं, क्योंकि मेरे इलेक्ट्रॉन्स कहां की तरफ मूव कर रहे हैं, मदर की तरफ। तो मदर पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अच्छा, दूसरी चीज सुनो, मान लो मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ, तो क्या मेरे ऊपर कोई चार्ज आएगा? नो सर। नो सर। नो सर। तो मैं कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलर। जल्दी से ये एग्जांपल उतारो, फिर आगे चलते हैं, और मजा आने वाला है देखना इस क्लास में। पहले ये उतारो फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं फिजिक्स की तरफ चल रहा हूँ, थोड़ा सा फिजिक्स आप लोगों से देखता हूँ आप लोगों का कैसा है। तो थोड़ा सा यहाँ फिजिक्स यूज होने वाला है वेक्टर के अंदर, पहले ये उतार लो फिर आगे चलते हैं। आई होप ये समझ आ रहा है आप सबको। यस सर। चलो गुड, चलें आगे, हटाएं इसको। नो Yes, सर, sir. 1 मिनट सर। सर ये जो आपने लास्ट में लिखा था H2O इज ए पोलर कंपाउंड, से आगे क्या लिख रहा, कहाँ बेटा? सबसे लास्ट वाला पॉइंट सर। बिकॉज म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डाइपोल अच्छा इसका सर, 0 नहीं है, इसलिए पोलर है ये। जब बिकॉज है सर वो। बिकॉज BCZ। चले करें कंटिन्यू अगला। यस सर। अब आ रहा है हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है रिजल्टेंट डाइपोल। तो यहां जरा ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं, देखना। एज वी नो dipole is a वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल एक वेक्टर है तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शंस भी होंगी। तो मैं मान लेता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 कंपाउंड थे, एक का डाइपोल ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक का डाइपोल जा रहा है मेरा इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल कितना बना बेटा, 90 डिग्री। 90। मुझे क्या ये हर बार 90 बनेगा, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या ये हर बार 90 बनेगा? No, sir. भाई तो चेंज हो सकता है, जैसे जैसे शेप बदलेंगी वैसे वैसे डाइपोल कश बदल जाएगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो एंगल बना है मेरा वो बना है थीटा। कितना एंगल बना है? Theta. अब ये थीटा। 90 मत मानना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, क्यों नहीं मानना है 90? क्योंकि अगर आपने ये 90 मान लिया, इसका मतलब हर कंपाउंड के लिए ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है हर कंपाउंड की ज्योमेट्री फिक्स हो? नो सर। अलग अलग हो सकती है, किसी की ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो सकती है, किसी की कुछ हो सकती है। व्हाट द पॉइंट? यस सर। तो यहां मानते sir. हैं जो ये वाला डाइपोल है ये है μ1, और ये वाला डाइपोल मान लिया हमने μ2। तो मैं यहाँ पर म्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख रहा हूं। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, म्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है बेटा μ2 माइनस में। प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 टू कॉस थीटा cos थीटा और अंडर इन रूट। रूट। जल्दी से बताओ किस किस को ये बात समझ नहीं आई? सर मुझे।
बताओ इसमें क्या डाउट है बेटा? ये फिजिक्स है यार कनिष्क, ये आपको फिजिक्स में थोड़ा सा मतलब आसानी से समझ आएगा। फिजिक्स में आपको पूरा वेक्टर पढ़ाया होगा, और ये वेक्टर का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है बेटा डायरेक्टली। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो यहाँ पर। कि जो म्यू रिजल्टेंट है, म्यू रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। क्या मतलब है इसका? कि जैसे जैसे कॉस थीटा बढ़ेगा म्यू रिजल्टेंट बढ़ेगा, और कॉस थीटा जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। यानी कि यहां से दो फॉर्मूले बन गए। देखो दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो म्यू रिजल्टेंट होता है, म्यू रिजल्टेंट is directly proportional to cos theta, and cos theta is inversely proportional to theta। थीटा बढ़ेगा तो cos theta कम हो जाएगा। ये तो मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है आप लोगों ने। यस सर। तो इसका मतलब यहां से एक फॉर्मूला और निकल के आ गया, क्या? कि म्यू रिजल्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। आराम से चेक करो, इसको उतारो। जिसको समझ आया है अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो बताओ। सर यहाँ पर म्यू क्या है? म्यू बेटा हमारा है डाइपोल मोमेंट। म्यू इज अ डाइपोल मोमेंट। यस सर। मैं यहां पर जितने केस होंगे ना वो सारे करा दूंगा 1 बाय 1। चले आगे, पहले ये उतार लो फिर आगे चलते हैं। सर नोट कर रहे हैं अभी। जल्दी से उतारो इसको फिर आगे चलते हैं। चले आगे। डन। यस सर। डन चलिए सर। अगली बात करते हैं। इसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए आप, कि डाइपोल के हमारे दो केसेस आ सकते हैं बेटा। डाइपोल जो है, डाइपोल दैट इज म्यू। म्यू हमारा दो टाइप का हो सकता है। क्या क्या? या तो म्यू हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और या म्यू हमारा इक्वल्स टू 0 होगा। इन दो के अलावा कोई वैल्यू आ सकती है म्यू की? सोचो, दिमाग लगाओ। यस और नो? नो सर। अगर म्यू 0 हो गया इसका मतलब कंपाउंड है हमारा नॉन पोलर, और अगर म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो कंपाउंड नेचर के अंदर कैसा हो जाएगा? पोलर पोलर। मॉलिक्यूल। आराम से चेक करो, और फिर मैं अब इसके एग्जांपल्स करवा देता हूं। मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी। ये बातें क्लियर है? अच्छा, ये बातें मैं बाद में नहीं बताने वाला, इसलिए इनके नोट्स बनाते रहना बेटा कहीं कहीं। कि म्यू अगर 0 नहीं हुआ तो वो पोलर है, और म्यू 0 हो गया तो वो नॉन पोलर है। क्योंकि हम आगे चलेंगे तो पोलर नॉन पोलर की ही बात करेंगे बस। चले? यस सर। यस सर। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं अगला, केसेस ऑफ डाइपोल। तो पहला केस आ रहा है, देखना जरा। BeCl2 एक कंपाउंड दे दिया हमें। तो यहां पर मुझे पूछा गया है कि बताओ इसका डाइपोल क्या होगा। तो मैं डाइपोल कैसे निकाल रहा हूं देखना जरा। मुझे इसका H का फॉर्मूला बता दो। H इक्वल्स टू हाफ V। V प्लस M माइनस C प्लस A। तो H इज इक्वल्स टू हाफ, वैलेंस में कितने हैं बेटा? 2 प्लस 2, यानी टोटल पेयर आ गए अपने पास 4। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, 2 यानी लोन पेयर कितने हैं? 0। 2 0 0। यहां बेटा 2 आएगा शायद, टोटल पेयर 2 आएंगे। शेप कैसे बनेगी इसकी? BE, ये Cl और ये Cl। अब जरा ध्यान से सुनना क्वेश्चन को।
ये वाला जो क्लोरीन है ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, यस सर। ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और ये वाला जो क्लोरीन है ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। से यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब बताओ Yes, जरा कि बेरिलियम किस साइड जाना पसंद करेगा, क्लोरीन एक्स की तरफ या क्लोरीन वाई की तरफ? सर ये तो किधर भी जा सकता है। ये अच्छा कनिष्क जा सकता है पक्का? नहीं सर, कहीं भी नहीं जाएगा वैसे तो ये। क्यों मतलब नहीं दोनों अपने जाएगा? पोर्ट, रीजन बता सकते हो क्यों नहीं जाएगा? क्लोरीन वाई। क्योंकि सर ये भी इधर को खींचने की कोशिश कर रहा है, वो भी इधर को। क्योंकि दोनों क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। बात समझ आ रही है? यस सर। यानी कि मैं ये बोलूंगा कि ये जो डाइपोल मूवमेंट बन रहा है इसका म्यू क्या हो जाएगा बेटा? टोटल 0 हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? ये कंपाउंड हो गया Non-polar. मेरा नॉन नॉन। पोलर। आराम से जल्दी बताओ किस किस को, बहुत आराम से चलना क्योंकि इसके बाद वाले एग्जांपल पे हम स्पीड पकड़ेंगे, अभी थोड़ा सा आराम से चलेंगे फिर पकड़ेंगे स्पीड। सर जो फॉर्मूला है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। फॉर्मूला बेटा शेप निकालने के लिए है, क्योंकि जब तक शेप नहीं पता होगी आप डाइपोल नहीं बना पाओगे। सर इसमें सी और ए क्या है? सी कैटायन है, ए एनायन है। चले आगे। Yes, सर sir. सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बी एग्जांपल। सर बीपी और एलपी क्या है ऊपर? बीपी बॉन्ड पेयर, एलपी लोन पेयर। अगला एग्जांपल है CO2। ये इस फॉर्मूले से नहीं आ सकता, पता है, क्योंकि बाइवेलेंट है, तो इसके लिए मैं हाइब्रिडाइजेशन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो इसकी ज्योमेट्री जो बनती है वो ऐसे बनती है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसको बोल दिया ऑक्सीजन A और इसको बोल दिया ऑक्सीजन B। बताओ जरा क्या ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगी इलेक्ट्रॉन से या नहीं खींचेगी? सर खींचेगी। कौन सी खींचेगी ऑक्सीजन? सर दोनों। ये अपनी तरफ खींचेगी और ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन। क्या इसका डाइपोल 0 हो सकता है? भाई दोनों Yes, इक्वल sir. फोर्स लगाएंगी, इसका मतलब म्यू क्या हो गया इसका भी बेटा? 0। यानी ये नॉन पोलर है कंपाउंड सर। कैसा हो गया हमारा? नॉन नॉन पोल। पोलर। आराम से चलना है, जल्दी नहीं भागना। जल्दी 2 एग्जांपल है, उतार लो इसको, फिर आगे चलेंगे। सर एरो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो? एरो अपोजिट का मतलब है बेटा क्या? मैं समझा नहीं। एरो हमेशा अपोजिट ही रहेंगे इसमें? नहीं सर, मतलब बीच में जाए ये एक साथ। ये डाउट किसका है बेटा? ये सर मेरा उज्जवल। उज्जवल। उज्जवल एक काम करते हैं बेटा, पहले मैं खत्म कर देता हूँ टॉपिक, फिर आपका कोई डाउट रहेगा वो मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है सर। ठीक है? क्या पता वो डाउट रहे ना, पूरा मैं ही खत्म कर दूं टॉपिक। चले आगे। Yes, sir. चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला मुझे एग्जांपल दिया हुआ है BF3। देखना जरा, सी एग्जांपल दिया हुआ है BF3। शेप बनानी सबको आती है? डायरेक्ट बना दूं इसकी शेप? ऐसे बनेगी, F F F। अब जरा ध्यान से समझना इसका। देखो मैंने मान लिया ये जो ऊपर की तरफ फ्लोरीन लगा हुआ है ये खींच रहा है, इसको बोल दिया μ1। यस और नो? यस सर। ये वाला जो फ्लोरीन खींच रहा है अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला देखो फ्लो, इसको नाम दे दो बेटा XYZ। XYZ तो ये और अच्छे से समझ आएगा। Y और Z का रिजल्टेंट यहां निकल के आएगा कहीं ना कहीं। Y और Z का रिजल्टेंट निकल के आएगा बीच में, और ये बीच वाले की फोर्स कितनी आएगी? μ1। जल्दी बताओ ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। अब इस μ1 से ये वाला μ1 एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका डाइपोल भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये कंपाउंड भी हमारा कैसा हो गया? नॉन पोलर। Non-polar. सर एक बार दोबारा समझाना सर। दोबारा समझो, ये जो फ्लोरीन Y वाला है और Z वाला है ये ऐसे हैं बेटा, ये ऐसे लगे हुए हैं। ध्यान से दिख रहा है? मेरी उंगली दिख रही है आपको? यस सर। ये वाला फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन, तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में निकल के आएगा।
जी सर। इसका और इसका रिजल्टेंट सेंटर में निकल के आता है बेटा, तो सेंटर वाले से ऊपर वाले का डाइपोल कैंसिल हो जाएगा। जी सर। चले आगे। सर ऊपर वाला डाइपोल कैसे आया था सर? ऊपर वाले की फोर्स μ1 रहेगी, वो तो ऊपर वाला अपनी तरफ खींचेगा, सेंटर वाला अपनी तरफ खींचेगा। जी सर, ओके सर। सर तीसरी वाले साइड नहीं होगा U1? क्या बेटा? सर तीसरी साइड में नहीं होगा? तीसरी साइड कौन सी है? यहाँ एक ही 3 ही तो साइड है बस। एक्स वाला अपना μ1 से खींच रहा है, वाई वाला भी μ1, जेड वाला भी μ1, तो एक्स वाला वाई और जेड का रिजल्टेंट सेंटर में निकल के आएगा, वो उसको कैंसिल कर देगा F1 को। सर एक्स और जेड में नहीं बनेगा? क्या बेटा? कहीं से भी निकाल लो, एक ही निकल के आएगा। एक्स जेड का बनाओगे तो वो वाई को कैंसिल कर देगा। चलो इसका एक एग्जांपल मैं और करवाता हूं, जरा ध्यान से देखना। इसी का एक और एग्जांपल है, अगर मैं एग्जांपल को ऐसे लिख दूं तो आप लोग फंस जाओगे, देखना जरा। बी, ये एफ, ये एफ और ये Cl। अब जरा ध्यान से सुनो, इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आने वाला है नीचे की तरफ? हाँ भाई, ये F बोल दिया एक्स वाला, ये F बोल दिया वाई वाला, और ये क्लोरीन बोल दिया मैंने, ये तो क्लोरीन ही है। इन दोनों का रिजल्टेंट मैं बोल सकता हूं कि μ1 निकलेगा। यस सर। क्या ये वाला μ1 क्लोरीन के डाइपोल, अच्छा क्लोरीन के डाइपोल को क्या बोलूं, μ1 बोल सकता हूं या μ2 बोलना पड़ेगा? सर μ2। μ2, वेल डन, वेरी गुड। ऐसा क्यों भाई, म्यू2 क्यों बोलना पड़ा? सर क्योंकि वो एलिमेंट अलग है। यार एलिमेंट अलग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। अब मुझे बताओ, क्या μ1 μ2 को कैंसिल कर पाएगा? नो सर, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इस कंपाउंड का डाइपोल क्या रहेगा? नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंपाउंड कैसा हो गया? पोलर। किस किस को अभी भी समझ नहीं आया ये एग्जांपल, जल्दी बताओ। एक एग्जांपल और भी करेंगे ऐसे, अभी बहुत सारे करेंगे। चले आगे। सर 1 मिनट सर, नोट कर लूं। आराम से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। बेटा माइक ऑफ करो कनिष्क। चले हटाए इसको। चलिए अगला एग्जांपल। अच्छा मैं करूं या अब आप करोगे, एक बात बताओ। चलो मैं और करके बताता हूं, अभी डरो मत। एक कंपाउंड ले लिया हमने XeF2, ज्योमेट्री बनाई इसकी पहले, देखो जरा। H इज इक्वल्स टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस है। जल्दी बताओ V कितना लूं? 8 प्लस और 2, 2 सर। यानी टोटल पेयर आ गए कितने? 5। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। 2। लोन पेयर कितने हैं? 3। अब जरा यहां पर इधर आ जाओ, ज्योमेट्री की तरफ ध्यान से देखना है। कहां जाएगा फ्लोरीन? एक्सियल बॉन्ड पर। वेल डन, वेरी गुड। सबसे पहले फ्लोरीन को यहां लगा दो। कौन सा रूल है ये? सर कौन सा रूल है ये? इसको बेंड्स रूल बोलते हैं, याद है? यस सर। और यहां आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जरा उतारना मत बेटा, पहले समझ लो आराम से। ये अपनी तरफ फ्लोरीन खींच रहा है, इसको बोल दिया μ1। ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, इसको बोल दिया μ1। और μ1 से कैंसिल हो गया μ1। जल्दी आराम से चेक करके बताओ। आगे जब भी चलूंगा जब आप लोग बताएंगे हाँ सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। तो चलो यस सर। ये इलेक्ट्रॉन को अब मैं μ1 नहीं बोल सकता, ये जो अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन जिनोन को, इसको μ1 नहीं बोल सकता, इसको बोल रहा हूं μ2। तो ये भी क्या हो जाएगा? μ2। और ये भी क्या हो जाएगा? μ2। और जरा ध्यान से देखना, μ2 का रिजल्टेंट कहां निकल के आएगा? यहां निकल के आएगा सेंटर में। और कितना आएगा रिजल्टेंट बेटा इसका? μ2। और क्या मैं बोल सकता हूं कि ये μ2 कैंसिल करेगा इस μ2 को? यस सर। यस सर। तो म्यू क्या आ गया? म्यू इज इक्वल्स टू 0 या नॉट इक्वल्स टू 0? इक्वल्स टू 0। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? नॉन पोलर। भैया किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो पहले, आगे चलने में अब एग्जांपल्स आपके कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे।
सर रिपीट करते एक बार। बेटा फ्लोरीन से फ्लोरीन का कैंसिल हो गया, ये बात तो क्लियर है। इन दोनों रिजल्टेंट का ये जो एक्सियल, ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये इसको नाम दे दो ए इलेक्ट्रॉन, और इसको Yes. नाम दे दो इलेक्ट्रॉन बी। ए और बी का रिजल्टेंट कहीं बीच में निकल के आएगा, यस सर। और ये जो बीच में निकल के आ रहा है ये सी वाले इलेक्ट्रॉन के रिजल्टेंट को कैंसिल कर देगा। आया समझ? यस सर। चले अगले एग्जांपल पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस फ्लोरीन की जगह Cl लगा दूं तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? पोलर। पोलर हो जाएगा। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल आ रहा है ClF3। तो इसकी मैं शेप बना देता हूं आप लोगों के लिए ताकि आसान हो जाए आप लोगों को। Cl 1 2 3 4 5 F F F इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। बताओ पोलर या नॉन पोलर? म्यू क्या होगा बेटा इसका? म्यू क्या होगा इसका? चलो करें, मैं करूं? सर पिछले वाला पोलर था ना। म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं जरा इसको ध्यान से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। देखो यहां खींच रहा है μ1, तो ये भी μ1 होगा और ये भी μ1 होगा। जल्दी बताओ। यस सर। तो भैया देखो जरा, इस वाले μ1 से ये वाला μ1 तो कैंसिल हो गया। यस सर। इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा? हाँ जी जल्दी बताओ। ये खींचेगा किससे? μ2, और ये ये भी खींचेगा म्यू टू। तो इनका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा? μ2। क्या μ1 μ2 कैंसिल हो सकते हैं? नो सर। नहीं नो हो। सर। म्यू क्या हो गया? नॉट। ओवरऑल डाइपोल क्या हो गया? नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कंपाउंड नेचर के अंदर हो गया पोलर मॉलिक्यूल। जल्दी से बताओ किस किस को समझ नहीं आया? सर म्यू टू से म्यू टू को कट नहीं कर सकते। बेटा μ2 से μ2 कहाँ कट हो रहा है? μ2 से μ1 कहाँ कट हो जाएगा? दोनों की डायरेक्शन अलग है, वो कैंसिल नहीं हो सकते बेटा, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ओके सर। चले आगे। यस सर। चलो एक एग्जांपल और करते हैं यहीं पर। अमोनिया NH3 कैसे बनाएंगे डायग्राम? N लोन पेयर H H H टेट्राहेड्रल बनता है, याद है ना, पिरामिडल शेप। यस सर। चलो क्या हाइड्रोजन खींचेगा या देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स? ये देगा नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन। तो इसका डाइपोल, नेट डाइपोल मूवमेंट कहां चला जाएगा बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये कंपाउंड का डाइपोल म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? पोलर पोलर। मॉलिक्यूल। जल्दी से बताओ किस किस को अभी भी समझ नहीं आया? चले आगे। यस सर। ये एग्जांपल उतारो फिर आगे चलते हैं। और करेंगे इसके एग्जांपल अभी, डोंट वरी, और करेंगे इसके बड़े एग्जांपल और करेंगे अभी। चलो देखें एक एग्जांपल और। यस सर। चलो अगला एग्जांपल आ रहा है CH4। CH4 तो मीथेन का डायग्राम सबको पता है। यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। चलिए करें डाइपोल इसका स्टार्ट। यस सर। तो इस हाइड्रोजन से इसका डाइपोल कैंसिल और इससे इसका डाइपोल कैंसिल। तो म्यू क्या हो गया इसका? इज इक्वल टू Equal to 0 zero. और तो नॉन कंपाउंड पोलर। कैसा हो गया नॉन बेटा? ये पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलर। कोई डाउट? चलो और करेंगे एग्जांपल, डोंट वरी, मल्टीपल एग्जांपल करेंगे जब तक आप ये नहीं कह दोगे सर अब समझ नहीं आ रहा है। सॉरी समझ आ चुका है, अब आप आगे चलो। XeF4 जिसको वेस्पर थ्योरी समझ आ गई, डाइपोल उसके लिए बहुत इजी है। XeF F F F और ऊपर नीचे लोन पेयर, लोन पेयर। ट्राई करोगे या मैं करूं? आप लोग ट्राई करोगे या मैं करूं इस क्वेश्चन को भी? म्यू इज इक्वल टू 0। वेल डन। नॉन पोलर। देखो ये ऊपर की तरफ खींचेगा μ1 से, तो ये यहाँ खींचेगा μ1 से। जल्दी बताओ, और μ1 से μ1 कट जाएगा। ये खींच रहा है μ2 से, यस और नो? यस सर। μ2 से,
ये भी खींचेगा μ2 से और ये भी खींचेगा भैया μ2 से, यस और नो? यस सर। यस सर। देखो जरा, यस सर। इसके μ2 से इसका μ2 कैंसिल और इसके μ2 से इसका μ2 कैंसिल, तो नेट डाइपोल क्या हो गया, म्यू इज इक्वल्स टू 0, यानी कंपाउंड कैसा हो गया हमारा, नॉन पोलर। आराम से चेक करके बताओ। यस सर। हाँ। किसी Yes, को sir. कोई डाउट Okay. है तो पूछो, नहीं है तो आगे चलते हैं। यस सर। और करें क्वेश्चन इसके? यस सर। करा दो सर। चलो और करते हैं इसके। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है SO2 तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है, S डबल बॉन्ड O और यहां पर लोन पेयर। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो यहां पर क्या दे रखा है, क्या दिया हुआ है यहां पर? सर पोलर है ये भी। पता लग गया पोलर है? किसका आंसर था ये पोलर है? सर एक बार बता दो। किसका आंसर दिया था, किसने दिया था पोलर है भाई? हाँ भाई, ये खींचेगा किससे, μ1 से, और ये भी खींचेगा किससे, μ1 से, और इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे निकल के आएगा कहीं μ1। ये ऊपर वाला किस फोर्स से खींचेगा, μ2। μ2 से। क्या μ1 μ2 को कैंसिल कर सकते हो? नो सर। नो सर। तो इसका म्यू इज नॉन पोलर है। नॉट इक्वल्स टू 0, कंपाउंड हो गया नॉन पोलर। अच्छा एक काम करूं, कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करके दे दूं, आपको, आप लोग ट्राई करोगे अपने आप? यस सर। यस सर। चलो पहला क्वेश्चन ट्राई करो। XgF6 SF4 और ले लो एग्जांपल IF5। सर SO2 तो पोलर होगा ना, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। सॉरी SO2 पोलर होगा बेटा। और एक और ले लो PCl5। ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो और मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा। डायग्राम सर कुछ बन नहीं रहे। डायग्राम बेटा आपको अपने आप बनाने हैं, चाहे आप ट्राई करो चाहे गलत बनाओ, बट एक बार अपने आप ट्राई करना है। सर फर्स्ट इज नॉन पोलर। बेटा एक बार ना सारे ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन। सर फर्स्ट टू नॉन पोलर और सेकंड टू पोलर। चलो बहुत इजी है क्वेश्चन यार, मेरे हिसाब से तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे आप लोगों के। सर हाँ जी, फर्स्ट टू आर नॉन पोलर और लास्ट वाले पोलर है। चलो तो वन बाय वन निकाले सारे क्वेश्चंस। XgF6 सबसे पहले जिसको डायग्राम बनाना आ गया वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकता है। XgF6, अब देखो मैं यहाँ शेप बनाता जाऊंगा तो आप अपने आप भी आंसर बता सकते हो। Xg 1 2 3 4 5 6, चारों तरफ फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और यहाँ पर एक लोन पेयर। जल्दी बताओ पोलर या नॉन पोलर? इसका म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा बेटा, तो ये नॉन पोलर हो गया। अच्छा कईयों का पोलर आ रहा होगा ये, यस और नो?
बेटा एक इलेक्ट्रॉन भी है, ये ध्यान रखना। आप सारे फ्लोरीन का सबसे डाइपोल कट जाएगा, बिल्कुल सही है, बट एक इलेक्ट्रॉन्स की तरफ भी रहेगा मूवमेंट। जस्ट ओनली वेट फॉर 1 मिनट। नॉट इक्वल टू कर रखा है तो पोलर होगा। डन बेटा। सर आपने इधर नॉट इक्वल टू कर रखा है तो पोलर होगा। म्यू इज सॉरी यार, ये ना ये यहाँ पर नॉन ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, ये पोलर होगा बेटा कंपाउंड। क्लियर? यस चलो सर। अगला करो। डन बेटा। किसी मेरे हिसाब से किसका गलत आ रहा, महक का शायद गलत आ रहा था ये आंसर। सर मेरा था। खुशमीत का, ठीक है। खुशमीत का क्लियर है बच्चे आंसर? यस सर। आपने इलेक्ट्रॉन का ध्यान नहीं दिया होगा शायद। चलो SF4 की बात करते हैं भाई। SF4 यार, SF4 का तो आप लोग बता सकते हो यार, जल्दी बी फास्ट। देखो कैसे बनाओगे, ऐसे तो बनाओगे इसका। S1 2 3 4 5 F F F F और यहाँ एक लोन पेयर। जल्दी से बताओ, ऊपर वाले का नीचे से कैंसिल हो गया, इन दो फ्लोरीन का रिजल्टेंट यहाँ निकलेगा, और जो इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन वाले को, जल्दी बताओ क्लियर या नहीं। तो इसका डाइपोल क्या हो गया, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा, पोलर। से यस और नो? यस सर। यस सर। अब IF5 का देखते हैं। IF5 1 2 3 4 5 एक लोन पेयर, नीचे लगा दो FF FF। तो भैया जो चारों किनारों पे बैठे हुए हैं उनके डाइपोल तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला फ्लोरीन है, नीचे लोन पेयर है, क्या वो कैंसिल कर पाएगा? नो सर। म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो जाएगा, पोलर। चलो PCl5 को देखते हैं। PCl5 कैसे बनेगा, Cl 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 Cl। ये तो बहुत इजी है, ये तो अपने आप बता सकते हो जल्दी। ये नॉन पोलर हो जाएगा बेटा। 4 एग्जांपल्स हैं, जल्दी से बताओ किस किस को समझ अभी भी नहीं आया। अनमोल अभी भी नहीं आया समझ? नो सर। क्या दिक्कत आ रही है इसमें बताओ। अनमोल शेप बनानी आती है आपको? सर बनाई थी एक, लेकिन गलत हो गई। अच्छा, शेप एक बार ट्राई करना बेटा, तो ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब यहां पर मैं एक एग्जांपल और करवाने जा रहा हूं आपको, जिसका नाम है, एक एग्जांपल मैं और करवा रहा हूं। अमोनिया और फ्लोरीन का एक केस आता है बेटा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो जरा। ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये अमोनिया, ये है NF3। बस वो यहां से पूछेगा आपसे विच विल हैव हायर डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन पूछ रहा है विच हैव हाई डाइपोल मोमेंट। देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो। देखना, मैं अमोनिया का डायग्राम आपको बताने जा रहा हूं। अमोनिया का डाइपोल ऐसे जाएगा बेटा, ये इस तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, और लोन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, यानी नेट डाइपोल मूव करेगा ऊपर की डायरेक्शन में। से यस और नो? यस सर। बात समझ आ रही है? अब फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं होने वाला। फ्लोरीन के केस में ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये वाला फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। अमोनिया में, या इसको ऐसा बोल दो, A एंड B, किसका डाइपोल मूवमेंट टेंड्स टू 0 होगा? किसका डाइपोल मूवमेंट टेंड्स टू 0 होगा? सर बी वाले का। बी वाले का, यानी कि आंसर मिल गया मुझे। आंसर क्या मिला कि म्यू ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ NF3। रीजन क्या होगा बेटा इसका? बिकॉज
in ammonia, dipole is only in one direction. Dipole is only in one direction. Whereas in NF3, फ्लोरीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे जिससे डाइपोल कम हो जाएगा। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। ऐसे करो ना, एक रस्सी बांध लो, एक तरफ खड़े हैं दो मतलब 4th क्लास के बच्चे और एक तरफ खड़े हैं 12th क्लास के बच्चे, तो क्या उनमें कोई कंपैरिजन है? कौन लेके जाएगा अपनी तरफ रस्सी को? 12th वाले। 12th वाले। अब एक तरफ है 11th वाले, एक तरफ है 12th वाले, अब यहाँ टक्कर मिलेगी आपको अच्छी खासी, तो जो बी केस में मिल रही है। जल्दी बताओ किसको अभी भी समझ नहीं आया? चले आगे। यस सर। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नो सर। चले को नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये जल्दी उतारो फिर आगे चलते हैं। चलो अगला एग्जांपल देखो, ध्यान से देखना अगला एग्जांपल। अगर आपसे पूछा जाए, बताओ ये है केस ए और ये है बी, सी डबल बॉन्ड सी Cl H Cl H, और केस बी के अंदर हम ले रहे हैं केस बी के अंदर ले रहे हैं सी डबल बॉन्ड सी, इधर H, इधर Cl, इधर Cl, इधर H। किसका डाइपोल ज्यादा होगा, ए और बी? चलो करें ट्राई, देखो सर ए। किसका डाइपोल ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है बेटा कि म्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ बी। से यस और नो? अब कैसे आंसर निकाला देखो, क्लोरीन किस फोर्स से खींच रहा है, म्यू 1 से मान लेते हैं, तो ये वाला किस फोर्स से खींचेगा, म्यू 2 से म्यू सर। 1। म्यू 1 बेटा दोनों क्लोरीन सेम है। हाँ सर, यस हाइड्रोजन सर। किस फोर्स से खींचेगा, म्यू 2। तो ये वाला हाइड्रोजन किस फोर्स से खींचेगा, म्यू 2। तो म्यू 2 से म्यू 2 कैंसिल, और म्यू 1 से म्यू 1 कैंसिल। जल्दी बताओ बात समझ आई नहीं आई? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो पहले, फिर आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एनीवन, एनी डाउट? नो। चलो अब यहाँ पर एक हम पॉइंट लिख देते हैं जो कि स्टार मार्क है, वो जल्दी से लिख लेना बेटा कि डाइपोल ऑफ सिस इज ग्रेटर देन डाइपोल ऑफ ट्रांस। ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे, सिस एंड ट्रांस। जल्दी से इसको उतारो फिर आगे चलते हैं। बेटा ये माइक ऑफ करो गणेश, और यस मुझे जस्ट 1 मिनट, मैं एक बार ना चार्जर भी लगा लेता हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। सर ये डाइपोल ऑफ से आगे क्या है? डाइपोल ऑफ सिस बेटा, सिस कंपाउंड होते हैं हमारे। डन एवरीवन? यस सर। चले आगे। सर लोन पेयर का मूवमेंट ऊपर की तरफ क्यों होता है? क्या बेटा? लोन पेयर लोन अपनी तरफ पेयर का खींचना चाहेगा, मूवमेंट। लोन पेयर अपनी तरफ खींचना चाहता है बेटा हमेशा। लोन पेयर हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। खींचना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को। चलें आगे। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलिए अगला सर पॉइंट। अमोनिया गैस। चलिए अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट कह रहा है, अगर मैं यहाँ पर ना 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। NO2, NO2, इसको बोल देते हैं A,
NO2 NO2, इसको बोल देते हैं B, NO2 NO2, ये है हमारा C। तो मुझे बताओ डाइपोल का ऑर्डर बता दो क्या होगा, बी फास्ट। डाइपोल का ऑर्डर क्या होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें क्या मेथड लगा रहे हैं हम, देखना जरा ध्यान से। मैं अगर इस डायग्राम को देख रहा हूं ए वाले को, तो ये कुछ ऐसे एंगल निकल के नहीं आ रहा आपके सामने, देखो जरा, थीटा कुछ ऐसे ही निकल के आ रहा है भाई, ये अपनी तरफ खींचेगा μ1 और ये अपनी तरफ खींचेगा μ1, तो कुछ थीटा निकल के आ रहा है आपका अप्रॉक्स 60 डिग्री। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके सामने कुछ ऐसे निकल के आ रहा है, इसका थीटा कितना आ रहा है 120, और इसका थीटा कितना निकल के आ रहा है, हाँ जी, इसका थीटा कितना आ रहा है 180। ये 3 पॉइंट 180। समझ आए आपको? यस सर। अब एक बात क्लियर होनी चाहिए कि भैया थीटा बढ़ेगा, मैंने भी पीछे पढ़ाया था, की पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं, थीटा बढ़ेगा तो म्यू कम होगा। वेरी गुड, थीटा बढ़ेगा तो सर म्यू कम हो जाएगा। यानी कि मैं क्या बोलूंगा इस केस में, आंसर क्या निकल के आ रहा है, सबसे ज्यादा थीटा किसका है, सी का, यानी डाइपोल सी का सबसे कम, तो सबसे कम हो गया सी का, फिर सी से ज्यादा किसका होगा, बी का। सी से ज्यादा किसका होगा, बी का। बी का, और बी से ज्यादा ए। ए का। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब देखो सी का तो वैसे भी समझ आ रहा होगा, जीरो हो जाएगा बेटा, सी का तो ऑलमोस्ट समझ आ रहा होगा कि जीरो हो जाएगा। कोई डाउट? चलें आगे। यस सर। चलो कुछ एक्सेप्शंस याद रखना बेटा, इसमें कुछ एक्सेप्शंस याद रखना। डाइपोल ऑफ मेटा डाइपोल ऑफ 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, आई होप आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्या होता है 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ये OH और ये OH। इसका डाइपोल मूवमेंट देखने में तो आपको क्या लग रहा है, जीरो? यस सर। इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस ये याद रखना। इसका डाइपोल जीरो नहीं होता, ये एक पोलर कंपाउंड है, ये एक्सेप्शनल याद रखना बेटा कुछ कंपाउंड, और ये डाटा हम निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा पॉइंट, डाइपोल ऑफ, इसको बोलते हैं बेटा 1,4 डाईथायोबेंजीन, आपने थायोल का नाम सुना होगा। अगेन इसका जो डाइपोल होता है ये भी जीरो नहीं होता, यानी ये भी कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड। ये 2 पॉइंट आपको लर्न रखने हैं, याद हो जाएंगे दोनों के दोनों। यस सर। डाउट इसमें? सर कोई रीजन है क्या इनका? बेटा इसका रीजन ये है कि ना स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनके डायग्राम बदल जाते हैं, ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना ये सेम प्लेन में आ जाते हैं। मैं यहाँ इसका रीजन लिख देता हूँ, रीजन भी याद, खूबी क्या होता है? रीजन मैं यहाँ रीजन लिख देता हूँ, बिकॉज हाइड्रोजन आर इन सेम प्लेन, यानी इनका डायग्राम ऐसे बनता है। स्पेक्ट्रो के अंदर बता रहा हूं मैं अब आपको, ये डायग्राम ये ऐसे आता है। आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, दोनों सेम प्लेन में है, इसलिए इसका डाइपोल जीरो नहीं होता। चलें आगे, कोई डाउट यहां तक? सर सेकंड वाले का नाम क्या था? 1,4 डाईथायोबेंजीन बेटा, थायो THIO, थायो। ओके सर। चलें आगे। यस सर। चलो यहां तक जाकर खत्म होता है हमारा डाइपोल, अब स्टार्ट होती है हमारी बैक बॉन्डिंग। अच्छा मुझे बताओ कि क्लास में आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो पढ़ना, मैं आपको पढ़ाऊं या आप मुझे पढ़ाओगे? आप हमको पढ़ाओगे सर।
अच्छा, तो ये तो सर नॉर्मल आप हमको बॉन्डिंग हो पढ़ाओगे? गई, ये तो नॉर्मल बॉन्डिंग हो गई उज्जवल कनिष्क, ये तो नॉर्मल बॉन्डिंग है कि मैं आऊं क्लास में और आपको पढ़ा दूं। क्या ये पॉसिबल है कि मैं क्लास में आऊं और आप लोग मुझे पढ़ा दो? नो सर। अरे ये भी पॉसिबल तो है यार, पॉसिबल तो है। मान लो कोई ऐसा, मैंने किसी दिन कहा कि कनिष्क कल आप मुझे वेस्पर समझाओगे, पॉसिबल तो है ना? यस सर। यस यस उसको सर। सर, बोलते है हैं तो। बैक बॉन्डिंग। यानी कि अगर कभी भी इसमें जनरल कंडीशन जो हमें याद रखनी है, जनरल कंडीशन, अगर कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है, व्हाट इज दैट, क्या है ये? एम्प्टी ऑर्बिटल। इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम आ जाए, एम्प्टी ऑर्बिटल प्लस इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। अब इस केस में क्या होगा, ये जो फ्लोरीन है ये अपने लोन पेयर बेटा इसको डोनेट करने लग जाएगा, बस इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बात समझ आई? ये जो फ्लोरीन है ये अपने लोन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल को दे देगा, तो इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या नाम है इसका? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। अच्छा, ये कब पॉसिबल है बता सकते हो? ये कब पॉसिबल है? जब एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन रिच हो। एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम हो, उस केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? सर एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए। देखो, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन भरमार बैठे हुए हैं, तो आप क्या करोगे उस केस में? इलेक्ट्रॉन देंगे। अपने इलेक्ट्रॉन उस एम्प्टी ऑर्बिटल में डालना स्टार्ट कर दोगे, जिसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं तो ये और भी अच्छे से समझ आएगा बेटा। देखो, ये है मेरे पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल। क्या है ये? एम्प्टी पी ऑर्बिटल। एम्प्टी पी ऑर्बिटल, और इसके साथ एक एटम जुड़ा हुआ है जिसके पास पी ऑर्बिटल के अंदर ये क्या बैठे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। अब इस केस में ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिए, यानी रिच सिस्टम ने किसको दे दिया इलेक्ट्रॉन? एम्प्टी पी ऑर्बिटल को। एम्प्टी पी ऑर्बिटल को, एम्प्टी ऑर्बिटल को, जिसको हम नाम देते हैं बैक बॉन्डिंग। और ये बैक बॉन्डिंग जो होती है, यहां मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, बैक बॉन्डिंग जो होती है, बैक बॉन्डिंग फॉर्म्स पाई करेक्टर। बैक बॉन्डिंग कौन सी नई बॉन्डिंग को जन्म देती है? पाई करेक्टर बॉन्डिंग को, यानी पाई बॉन्डिंग को जन्म देगी बैक बॉन्डिंग। क्योंकि देखो, ओवरलैपिंग कौन सी होगी? बिकॉज ऑफ, कौन सी ओवरलैपिंग होगी बेटा ये? बिकॉज ऑफ साइड साइड वाइज बाय ओवरलैप। साइड। क्लियर? और ये कब पॉसिबल है? जब एक के पास इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम बैठा हो और दूसरे के पास बैठा हो एम्प्टी पी ऑर्बिटल। बात समझ आई? यस सर। चलो मैं इसका एक एग्जांपल आपको करवाता हूं, देखना जरा। एक एग्जांपल करवा रहा हूं मैं आपको। ये मेरे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है 2p का। किसका? 2p का। 2p का। और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम बैठा हुआ है 2p का। केस नंबर ए। केस बी के अंदर ये एम्प्टी ऑर्बिटल है 2p का, और इसके साथ एक p ऑर्बिटल अटैच है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हैं किसमें? 3p में। और एक और केस ले लिया हमने, एम्प्टी ऑर्बिटल है 2p का और इसके साथ कनेक्टेड है 4p। अब बस मुझे इतना बता दो कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगा, किसमें बैक बॉन्डिंग जल्दी होगी? सर ए वाले में। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को बी भी लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अच्छा, यस, क्या होगा आंसर? सर ए। वाई ए?
क्योंकि वो सेम ऑर्बिटल्स में है इसलिए। सेम एनर्जी लेवल में है, एनर्जी 2p में ज्यादा होगी। या इसको ऐसे लिख देता हूं तो क्लियर हो जाएगा, बताइए आपको ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको अपन लिखते हैं ए में ज्यादा होगी, देन बी एंड देन सी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, इसको ना ऐसे कर लो, ऐसा क्यों हुआ बता सकते हो? इसको हाईलाइट भी कर लो, ऐसा करो, ऐसा क्यों हुआ, रीजन बता सकते हो? सर क्योंकि एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा 2p और 4p वेरी में है। गुड। तो यहाँ रीजन क्या लिख देते हैं बेटा, मैं यहाँ रीजन डाल दे रहा हूं, सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये बात क्लियर है? अगर एनर्जी, अच्छा एक बात बताओ, आप मान लो 11th क्लास है, पड़ोसी के घर में आग लग गई, तो पहले हम बचाने जाएंगे या कोई दूर का रिश्तेदार उसको बचाने आएगा? हम पहले तो हम ही जाएंगे ना। अब देखो 2p खाली पड़ा हुआ था बेचारा, 2p के पास खाली बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए पहले 2p वाला आएगा या 3p वाला आएगा? 2p वाला। पहले 2p वाला आएगा। 2p वाला और आएगा। एग्जांपल समझो, एक 11th क्लास का बच्चा, आपका फ्रेंड खाना नहीं लेके आया, टिफिन नहीं लाया, भूल गया, उसको लंच देने के लिए 12th का बच्चा पहले आएगा या 10th का बच्चा पहले आएगा, या आप दोगे पहले? सर हम देंगे। यार पहले तो आप ही दोगे ना, क्योंकि 11th का बच्चा है, आप ही की क्लास का है, आपके साथ बैठा हुआ है। अच्छा, तो 11th क्लास का केस हमें समझ आ गया। अब 12th वाला आने में टाइम लगेगा, क्लास अलग होगी उसकी, यस और नो? यस सर। अच्छा, आईआईटी वाला जल्दी आएगा या आप जल्दी पहुंच जाओगे? सर हम तो इसका मतलब आपको ये रीजन आराम से समझ आ गया होगा। किसको अभी भी समझ नहीं आया वो बताओ बेटा, अभी भी किसको समझ नहीं आया वो मुझे बताओ। जिसको ये चीजें क्लियर है वो फिर आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है वो पूछ लो, और नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। चलें आगे? यस सर। चलिए, अगला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, देखना जरा। मुझे बस ये पूछना है आप लोगों से, एक एग्जांपल मैं पूछने चल रहा हूं, BF3 एंड BCl3 विच इज मोर स्टेबल? BF3 एंड BCl3 कौन ज्यादा स्टेबल है? BF3 सर। किसका आंसर है ये? सभी F3। सर अनमोल। अनमोल। अनमोल बहुत जल्दी आंसर दे दिया यार, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है, क्या रीजन है? सर क्योंकि फ्लोरीन का ऑप्टिक कम कंप्लीट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। Because in BF3, the BB take place। अब आधे बच्चे ना लड़ जाएंगे मुझ पे इस बात पे, पता है क्यों? सर BB तो BCl3 में भी होगा, आप BF3 में क्यों बोल रहे हो? हाँ भाई बिल्कुल होगा BCl3 में भी, बट BB के अंदर जो BF3 के अंदर BB हो रहा है वो हो रहा है 2p का। बोरॉन का 2p खाली है, फ्लोरीन का 2p से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, hence BB increases, whereas BCl3 में क्या हो रहा है? BB take place, बताओ जल्दी, 2p और 3p, hence एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं किसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो मुझे आंसर बता सकते हो? BCl। किसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए? सर BF3 को। अरे यार वो स्टेबल ज्यादा है तो उसी को चाहिए होगी ज्यादा एनर्जी भाई तोड़ने के लिए, यस और नो? तो जितना ज्यादा स्टेबल उतनी जल्द उतनी देर में टूटेगा वो। तो किसको ये पॉइंट समझ नहीं आए वो मुझे बताओ, जिनको ये पॉइंट क्लियर हैं फिर आगे चलते हैं।
यस, जल्दी बताइए, चले आगे। yes sir. सर नोट करना है, नोट। पहले ये नोट कर लो फिर आगे चलते हैं बेटा, ये नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। इसको नोट करो। बैक बॉन्डिंग आपका इतना सही था, बैक बॉन्डिंग। चले आगे। यस सर। सर ये टूपी टूपी यहाँ में तक क्या अगर है? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो, नहीं है तो आगे चलते हैं। सर ये टूपी टूपी में क्यों है? कौन सा बेटा? सर BF3। मतलब सर BB टूपी में है। BF3 के अंदर 2p की बैक बॉन्डिंग हो रही है भाई, उसका बोरॉन का 2p खाली है, फ्लोरीन के 2p से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जबकि BCl3 में बोरॉन का 2p खाली है लेकिन इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3p से। यस चले सर। आगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला एक केस इसमें और देख लो बेटा, एक केस है छोटा सा, वो और देख लो। लेट्स सी, यहाँ ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूं मैं, स्टार मार्क है ये पॉइंट, इसको स्टार मार्क करके ही लिखना। आप सबको पता है लुईस एसिड क्या होते हैं? द कंपाउंड which are electron deficient in nature। एंड लुईस बेस क्या होते हैं? व्हाट इज लुईस बेस? द कंपाउंड which are electron rich in nature। जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच हो उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। और जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उसको हम क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। ये 2 पॉइंट सबको क्लियर है? ये 2 पॉइंट सबको क्लियर है? बताओ जल्दी। यस सर। अब देखो लुईस एसिड स्ट्रेंथ आप अपने आप बता सकते हो किसकी क्या होगी। मैं यहां 4 एग्जांपल लिख रहा हूं, BF3, BCl3, BBr3 और BI3। किस केस में बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जल्दी आ जाएंगे? जल्दी बताओ। अच्छा अच्छा इन चारों केस में बैक बॉन्डिंग होगी? सिंपल बताओ, क्या इन चारों केस में बैक बॉन्डिंग होगी? इसमें भी होगी बैक बॉन्डिंग। इसमें किसकी होगी बेटा? 2p की। इसमें किसकी होगी? 2p 3p की। 2p 3p। इसमें 2p 4p और इसमें होगी 2p 5p। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। बोरॉन का 2p ऑर्बिटल किस केस में जल्दी भर जाएगा? नहीं आ रहा है समझ। मेरा क्वेश्चन है कि किस केस में बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल एम्प्टी ही रहेंगे? BI3। ये बात सबको समझ आ गई या सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है बस? सर फिर से कैसे बताना। बता दीजिए एक दोबारा बार। मैं ये कह रहा हूं कि इन चारों केसेस में बोरॉन का 2p ऑर्बिटल खाली ही रहेगा। किस केस में रहेगा खाली? BI3।
Bi3 में भाई 2p, देखो इसमें तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो बहुत जल्दी फिलिंग होगी 2p, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसकी, सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। क्योंकि क्या होते हैं लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो यहां आप कह रहे हो बोरॉन डेफिशिएंट रहेगा, बिल्कुल सच है, क्योंकि 5p से इलेक्ट्रॉन आने में टाइम लगेगा जबकि 2p से जल्दी आ जाएगा। कोई डाउट? चलो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी समझा देता हूं मैं, एक शॉर्टकट ट्रिक की बात कर लेते हैं। क्या कहती है शॉर्टकट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक ध्यान से देखना। इफ केस नंबर 1, इफ BB हायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लुईस बेस, जल्दी बताओ ये बात समझ आई नहीं है? से यस और नो? अगर Yes, बैक sir. बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो ऑर्बिटल खाली रहेगा या भरा रहेगा? अगर बैक बॉन्डिंग भरा ज्यादा रहेगा। होगी तो एम्प्टी ऑर्बिटल भरा रहेगा या खाली रहेगा? सर भरा रहेगा। और भरा रहेगा तो देखो क्या होते हैं, जो भरे होते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन रिच, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, लुईस बेस। अच्छा दूसरा पॉइंट, इफ BB ज्यादा, इसका मतलब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जल्दी बताओ ये बात किसको समझ नहीं आई? क्या मतलब है इसका? अगर BB ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जरा इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो सबसे ज्यादा BB थी यहाँ पर BF3 में, यस और नो? Yes, sir. अगर इसमें BF3 में BB ज्यादा तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम हो गई। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट समझाया है आपको। बात क्लियर है सबको? Yes, sir. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। No sir, no sir, नो? no sir, no, नो डाउट? चलो जल्दी no से sir. इसको नोट करो, फिर मैं आगे करवाता हूँ। इसको नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। डन? Yes, sir. चलो अब ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं जो यहाँ इन्होंने समझा रखा है। देखो आप लोगों को मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ सर समझ आ गया, आप टिक लगा दो। क्या ये पहला ऑर्डर आप सबको क्लियर है, बैक बॉन्डिंग वाला, कि BF3 में बैक बॉन्डिंग ज्यादा, BCl3 में कम और BBr3 में और भी कम? Yes sir. चलो बहुत बढ़िया। दूसरा केस, अगर पी पाई ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, पी पाई ओवरलैपिंग का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में कि BB ज्यादा, अगर BB ज्यादा तो एसिडिक करेक्टर कम यस होगा। सर। देखो यहां पर क्या समझाया है हमने, अगर आप यहां देखोगे तो BB ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। कम। कोई डाउट? चलो अब मुझे ये बताओ कि आज की क्लास में आप लोगों को जो चीजें पढ़ाई गई वो समझ आई या सिर्फ ऐसे ही बोरिंग लगी? आ गए सर। सर आई क्या क्या पढ़ा, अब मैं यहाँ पर आपके लिए की पॉइंट बना देता हूँ। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा मुझे वो बता दो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा बेटा, डाइपोल डाइपोल मोमेंट। डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट में कोई मुझे बताएगा, महक डाइपोल मूवमेंट में क्या पढ़ा बेटा हमने की पॉइंट? सर इसमें जो कंपाउंड है उसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है। वेरी गुड। और एक हमने पॉइंट पढ़ा कि म्यू रिजल्टेंट बढ़ेगा कब, क्या पढ़ा? जब थीटा कम होगा। जब थीटा कम हो जाएगा, यानी म्यू रिजल्टेंट ज्यादा, इसका मतलब कॉस थीटा ज्यादा, और कॉस थीटा ज्यादा इसका मतलब थीटा कम। क्लियर? जल्दी बताओ, Yes, ये बात sir. क्लियर है?
Yes, sir. कोई डाउट? चलूं आगे? चलो। Yes, उसके sir. बाद हमने डाइपोल मूवमेंट के अंदर एक पॉइंट और पढ़ा बेटा, वो ये था कि म्यू रिजल्टेंट या म्यू ऑफ सिस कंपाउंड वो ज्यादा होते हैं किससे? म्यू ऑफ ट्रांस से। और क्या हमने देखा डाइपोल के अंदर? डाइपोल के अंदर हमने देखा कि ये जो दो कंपाउंड है, कौन कौन से? OH वाला और एंड SH वाला, इनका डाइपोल क्या होगा? Not equal to 0. Their dipole is not equals to 0. Well done. अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का की पॉइंट बता सकते हो एनीवन? अब महक शांत हो जाओ बेटा, और कोई बताएगा मुझे बैक बॉन्डिंग का की पॉइंट क्या था? एनीवन? अनमोल, रमन, आदित्य, सिमरन, एनीवन? क्या था की So पॉइंट? same energy level. बैक बॉन्डिंग का सबसे बड़ा की पॉइंट ये था सर, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होना चाहिए। वेरी गुड। प्लस इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? दूसरा पॉइंट हमने बैक बॉन्डिंग के अंदर समझा कि सर बैक बॉन्डिंग जो है वो बढ़ेगी व्हेन एनर्जी लेवल क्या हो जाए? एनर्जी लेवल क्या हो जाए हमारा? सेम हो जाए। ठीक है, दैट इज, मैं फिर लिख दे रहा हूं ऑर्डर, 2p की बैक बॉन्डिंग ज्यादा कंपैरेटिवली टू 2p 3p और कंपैरेटिवली टू 2p 4। यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो वो मुझे बताओ बेटा। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट यहीं जाकर खत्म होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, और नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। एनीवन, एनी डाउट? सर इलेक्ट्रॉन 4p से 2p में कैसे आ जाएंगे? बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ्यूजन जो होगा 4p से 2p वो बहुत रेयर होगा, इसलिए हम कह रहे हैं उसके अंदर बैक बॉन्डिंग कम होगी। 5p में और भी कम हो जाएगी। सर p के तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। बेटा 4p 4 एनर्जी लेवल है उसका, एनर्जी लेवल 4 है, ऑर्बिटल 3 ही है उसके। क्लियर? यस सर। चलिए, तो आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क असाइंड है क्लास, ये आप लोग एक बार होमवर्क जरूर ट्राई करिएगा बेटा। इसका मैं पीडीएफ भी अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ये वाले, तो एक बार इसका पीडीएफ देखना। डाइपोल एंड बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई करिएगा। अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे, डाउट्स ले लूंगा मैं आपके, या मैं इसकी एक क्लास और रखूंगा, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी डाउट है अभी। किस किस को डाउट है एच बॉन्डिंग में? किस किस को डाउट है एच बॉन्डिंग में? रेज द हैंड। किस किस को डाउट है एच बॉन्डिंग में? सबको डाउट है? चलो, तो ऐसा करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना इसकी एक एच बॉन्डिंग वाली क्लास रख लेंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कवर करेंगे फिर इसका, ठीक है? नेक्स्ट क्लास वी विल कवर दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड मिलते हैं अगली क्लास में एक नए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप क्लास में मजा आया। Yes, sir. चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू बेटा।